हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड जो है इसकी यूनिट 5 जो है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो है हमारी थर्ड सेमेस्टर की जो लेक्चर वीडियोज़ है उसके अंदर लास्ट वीडियो होगी। सारे के सारे टॉपिक्स जो हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के कवर कर लिए, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है आज। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सब फर्स्ट टॉपिक है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। ये सारी थ्योरीज हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स को एक्सप्लेन करती हैं। बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड उसके लिमिटेशंस ये हम डिस्कस करेंगे। देन कॉल्सन एंड मोफेट्स मॉडिफिकेशन जो है इसे हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट आती है सैक्सी-मोर्स थ्योरी। ये थ्योरीज जो है इन्हें हम वन बाय वन करके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ही नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो है एडोल्फ वॉन बेयर ने दी थी 1885 के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि स्मॉल एंड लार्ज रिंग्स जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं एंगल स्ट्रेन की वजह से, ठीक है। जैसे स्मॉल रिंग्स हो गई, सबसे छोटी रिंग होती है साइक्लोप्रोपेन, एंड बड़ी रिंग्स हो गई जैसे कि साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेप्टेन। ये रिंग्स जो है अनस्टेबल होती हैं एंगल स्ट्रेन की वजह से। अब एंगल स्ट्रेन होता क्या है? एंगल स्ट्रेन में बी डिफाइंड एज द स्ट्रेन थ्रू विच अ मॉलिक्यूल अंडरगोज when bond angles are forced to deviate from 109 degree 28 minute टेट्राहेड्रल वैल्यू, ठीक है। जनरली कोई भी साइक्लोएल्केन होता है तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन अगर जो वो एंगल है वो डेविएट हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक स्ट्रेन उस मॉलिक्यूल के ऊपर लगता है। उसी स्ट्रेन को जो हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। सिंपली एंगल स्ट्रेन क्या होता है कि नॉर्मल जो सभी साइक्लोएल्केन्स का एंगल होना चाहिए वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर उनका एंगल इससे ज़्यादा या इससे कम होता है, इस एंगल से डेविएट होता है, तो उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रेन लगता है, उसे हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेयर स्ट्रेन थ्योरी के। फर्स्ट पॉइंट है जो एंगल होता है कार्बन एटम के दो बॉन्ड्स के बीच में, वो एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर इस एंगल से कोई भी डेविएशन होगा तो क्या होगा, एक इंटरनल स्ट्रेन उस मॉलिक्यूल के अंदर लगेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है जो इंटेंसिटी होती है एंगल स्ट्रेन की वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि जो गिवन साइक्लोएल्केन है उसका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कितना डेविएट हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब डेविएशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। डेविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है D = हाफ ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा जो है ये होता है बॉन्ड एंगल, मतलब जो गिवन हमारे पास साइक्लोएल्केन है उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। एंड बॉन्ड एंगल को भी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है बॉन्ड एंगल इक्वल टू होता है 180 n-2/n, जहाँ पर n जो है ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइक्लोएल्केन, मतलब जो साइक्लोएल्केन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो होता है n। तो इस तरीके से हम डेविएशन कितना है नॉर्मल एंगल से 109 डिग्री 28 मिनट से कितना डेविएशन है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एंड बॉन्ड एंगल जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब जितना जो डेविएशन होगा उसी को हम एंगल स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। अब जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेन होगा एंड उतनी ही कम जो है उस साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 60 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो इसका हम डेविएशन निकालेंगे तो वो आएगा 24.44 मिनट। अब यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर डिग्री एंड मिनट दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ काम आ जाएगी कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। इसकी मदद से जो है हम सिंपली डेविएशन को निकाल सकते हैं। देन आता है साइक्लोब्यूटेन, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से डेविएशन निकालेंगे वो आ जाएगी 9.44 मिनट, ठीक है। नाउ हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा एंड एंगल स्ट्रेन कितना होगा। 3 कार्बन एटम होंगे तो उसके लिए बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा एंड इसका एंगल स्ट्रेन जो है वो 24.44 मिनट होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं तो उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा एंड इसका जो एंगल स्ट्रेन होगा वो 9.44 मिनट होगा।
देन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 5 है तो उससे बॉन्ड एंगल जो है 108 डिग्री होगा एंड जो एंगल स्ट्रेन आएगा वो आएगा 0.44 मिनट। ठीक है, बॉन्ड एंगल को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल स्ट्रेन या फिर डेविएशन को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, हम सिंपली जो है इन दो फॉर्मूले की मदद से उसका डेविएशन, एंगल स्ट्रेन एंड बॉन्ड एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली होती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जिसके अंदर एडोल्फ वॉन बेयर ने बताया था कि कोई भी अगर कंपाउंड होता है, कोई भी साइक्लोएल्केन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एंगल स्ट्रेन डेवलप होता है जब उसके अंदर आइडियल जो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है, अगर उससे डेविएशन होता है तो उसमें एंगल स्ट्रेन जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस क्या होंगे इसके। एंगल स्ट्रेन जो होता है लोअर साइक्लोएल्केन्स का वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से वो रिएक्ट कर लेते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी कम होती है तो इस वजह से रिएक्ट जल्दी कर लेते हैं, जिससे कि ये किसी मोर स्टेबल फॉर्म के अंदर आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल स्ट्रेन जो होता है साइक्लोपेंटेन का वो सबसे कम होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइक्लोपेंटेन है इसकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है सभी साइक्लोएल्केन्स में से। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या होंगे। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी ये बताती है कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बट ये ट्रू नहीं है। इनका जो है 3D स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग प्लेन्स के अंदर इनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज ये थ्योरी ये बताती है कि जो साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है साइक्लोहेक्सेन से, बट जो स्टेबिलिटी होती है साइक्लोहेक्सेन एंड जो उसके ऊपर के और हायर एल्केन्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट लिमिटेशन है, इस थ्योरी के हिसाब से जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत ही डिफिकल्टी से बनते हैं, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं वो ईजिली फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सारी जो है ये लिमिटेशंस हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। यहाँ पर जो है हमने कंप्लीट बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे कॉल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन, जिसे हम बेंट बॉन्ड थ्योरी या फिर बनाना बॉन्ड थ्योरी भी कह सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर हम यही चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उसमें बॉन्ड जो है वो बेंट बनते हैं, मतलब ऐसे थोड़े मुड़े हुए बनते हैं, या फिर बनाना बॉन्ड मतलब बनाना शेप के जो है बॉन्ड इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो शेप होती है बॉन्ड की वो बनाना की तरह होती है, मतलब इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ कार्बन ऑर्बिटल्स, इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि जो कार्बन के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जितना ज़्यादा ओवरलैप होता है उतना ही ज़्यादा जो है वो कंपाउंड स्टेबल होता है। ठीक है, एंड ये थ्योरी जो होती है साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है कि मतलब कोई साइक्लोएल्केन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है या फिर कम स्टेबल क्यों है। ये वाली थ्योरी मेनली साइक्लोप्रोपेन के बारे में बताती है कि साइक्लोप्रोपेन जो है उसके अंदर बेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। नाउ जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का उतना ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, एंड जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की। ठीक है, तो इस स्टेबिलिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है ये थ्योरी जो है वो ये बताती है कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है किसी भी कंपाउंड के वो कितने ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वो ओवरलैप करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, एंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा जो है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ना हम देखते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर ओवरलैपिंग जो है वो इस तरीके से हो रही है, तो ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वहीं अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर ऑर्बिटल जो है इस तरीके से होता है, तो इसकी ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है, तो इसकी जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ही कम हो रही है, इस वजह से पाई बॉन्ड जो है वो थोड़े वीक होते हैं। ना हम बात करें साइक्लोप्रोपेन की, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन के अंदर हमारे पास 3 कार्बन एटम आते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH2 एंड ये आ जाएगा CH3। सो प्रोपेन के अंदर हमारे पास 3 कार्बन एटम वो सीधे सीधे अरेंज्ड हैं, इनके बीच में जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं इसके अंदर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बट वहीं अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो इसके अंदर सीधे सीधे बॉन्ड फॉर्म नहीं होते, इसके अंदर बेंट बॉन्ड जो है उनका फॉर्मेशन होता है।
तो अगर बेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका पुअर ओवरलैप होता है, मतलब ओवरलैपिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है एंड इसी वजह से जो इसके बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। अब अगर बॉन्ड जो है वो वीक होंगे तो उन्हें तोड़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा, तो इस वजह से साइक्लोप्रोपेन जो है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो इसलिए ये थ्योरी जो है मेनली ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि कुछ साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं उसके अंदर बैंड बॉन्ड जो है, मतलब इस तरीके से मुड़े हुए बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो कम होती है एंड इस वजह से जो गिवन साइक्लोएल्केन है जिसके अंदर बेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कम स्टेबल होता है। तो इस तरीके से हम सिंपली कॉल्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैक्से-मोर्स थ्योरी, या फिर इसे हम थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स भी कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेनलेस रिंग्स का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो रिंग फॉर्म होती है साइक्लोएल्केन्स की उसके अंदर बहुत ही कम स्ट्रेन होता है या फिर कोई स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, ऐसे साइक्लोएल्केन्स जिसके अंदर 5 कार्बन एटम या फिर उससे कम कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं ऐसे साइक्लोएल्केन्स जिसके अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं या फिर उससे ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्लेन्स के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ एक ऐसी रिंग जिसके अंदर 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पकड़ अरेंजमेंट के फॉर्म में बन जाता है, मतलब चेयर फॉर्म या बोर्ड फॉर्म के रूप में बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, उससे डेविएशन जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से एंगल स्ट्रेन जो है इसके अंदर वो कम होता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सैक्से-मोर्स थ्योरी होती है ये जो हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है कि वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है ना। हम एग्जांपल देखते हैं पकड़ अरेंजमेंट साइक्लोहेक्सेन का क्या हो सकता है। तो पहला इसका होता है चेयर फॉर्म्स जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, दूसरा होता है बोर्ड फॉर्म जो कि चेयर फॉर्म से कम स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये इससे कम स्टेबल होता है। चेयर फॉर्म के अंदर ये कार्बन एटम 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। बोर्ड फॉर्म के अंदर जो कार्बन एटम्स है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सिंपली इसके एग्जांपल को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो कार्बन एटम्स है वो सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब हम एक डायग्राम के साथ देखें, जैसे ये हमारा यही चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन का डायग्राम है। इसके अंदर क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं एक्सियल बॉन्ड एंड एक होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब जो एक्सियल पोजीशन होती है, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, रिंग का जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बना रखे हैं, ये वाला जो है ये एक्सियल एंगल है, ये एक्सियल एंगल है, ये एक्सियल, ये एंड ये सारे जो है ये एक्सियल एंगल है। वहीं जो इक्वेटोरियल पोजीशन या जो इक्वेटोरियल एंगल होते हैं वो इक्वेटर के साथ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सारे जो है ये इक्वेटोरियल एंगल होंगे, ठीक है। तो 2 तरह के एंगल प्रेजेंट होते हैं चेयर फॉर्म जो होता है साइक्लोहेक्सेन का इसके अंदर। अब जो हर एक कार्बन एटम होता है इसके अंदर, चेयर फॉर्म जो है साइक्लोहेक्सेन की, इसके अंदर हर एक कार्बन एटम के पास में एक एक्सियल बॉन्ड एंड एक जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हम सैक्से-मोर्स थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं एंड साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट, उसका भी जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।